हेलो स्टूडेंट्स, सेट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, जिनमें पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम लोगों ने पिछली बार किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म के अंदर आप क्या करोगे, जो नंबर्स आपको मिलेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के कॉमा से सेपरेट करते थे। और रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ में एक्स सच डेट उस प्रॉपर्टी को मेंशन करके लिखते थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमारे जो रोस्टर फॉर्म है उस पर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया है राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, मतलब ये हो गया कि गिवन जो पार्ट है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। जैसे कि आपको लिखा हुआ है C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमको जो स्टेटमेंट दे रखा है कि C एक सेट है जिसमें वो सारे लेटर्स लेने हैं जो मैथमेटिक्स वर्ड में यूज़ हुए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा रोस्टर फॉर्म में? तो आपको इसमें सोल्यूशन में ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना है कि इस मैथमेटिक्स वाले वर्ड में कौन कौन से लेटर्स यूज़ हुए हैं। तो वो आप आंसर कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। तो आप एक एक करके शुरुआत करोगे। पहला नंबर M आ रहा है, कॉमा A लिख दिया, फिर T लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर E आ गया। अब आप देख रहे हो M दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो आपको एक बार ही लिखना है, उसको लिखा हुआ है। A दोबारा रिपीट हुआ, उसको भी एक ही बार लिखना है। T लिखा हुआ है पहले से, रिपीट हो रहा है। I नया हो गया, उसको लिख दिया। C नया है, उसको लिख दिया। S नया, वो लिख दिया। तो आपको जो ये रिजल्ट दिख रहा है ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। जो गिवन स्टेटमेंट था वो बेसिकली आपको एक तरीके से देखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब आप इसी टाइप से दूसरे एग्जांपल में आते हो, उसमें लिखा हुआ है A इज इक्वल टू एक्स सच डेट x is an integer and -3/2 लेस देन x लेस देन 5/2। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि x आपको किस टाइप का लेना है कि आपको x की वैल्यू इंटीजर लेनी है और वो x इन दो नंबर्स के बीच में लाई करना चाहिए। अब आप इसके सोल्यूशन को जब फाइंड आउट करोगे तो आप ये देखोगे इसमें कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है -3/2, इसको लिख सकते हैं -1.5, है ना। इसको हम लोग लिख देंगे -1.5 और ये आ जाएगा आपका x, और इसको लिख सकते हैं 2.5। तो आपको दिख रहा है कि -1.5 और 2.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे। तो आप देखोगे कि x जो हमारा आंसर हो जाएगा A इज इक्वल टू, और पहला इंटीजर इसमें आएगा आपको इससे बड़ा आंसर, है ना। तो पहला आंसर आएगा -1, फिर 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये आपके पास में 4 इसके आंसर हो जाएंगे जो कि इंटीजर है और इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो आपको दिख रहा है कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स या नंबर्स को फाइंड आउट करके हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में लेके चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है और बोला जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखोगे क्वेश्चन आएगा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 4 9 16 डैश डैश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब आपसे कहा जाए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, जो आपसे बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स के सेट दे रखे हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोग इसको रफ पे चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये बेसिकली 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है। तो हमको इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो भी नंबर्स गिवन है वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दे रखे हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, या x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो x है वो x इस टाइप से है कि वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है, वो n यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और n को लिख दिया कि वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से लिख पा रहे हो। अब ये जो हमने n लिखा है ये नेचुरल नंबर सभी को मालूम है, लेकिन ये सेट के फॉर्म में इनको स्पेशली नाम दे दिया जाता है कि जो नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। उनको हम लोग अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड जो सिंबल होते हैं वो इसके बाद लिखवाते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अगर हमें दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन में कि b इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डैश डैश, ठीक है। अब कहा जाए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ये प्रॉपर्टी क्या होता है क्वेश्चन के हिसाब से, कई बार कोई कहेगा कि मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी बन रही थी, कोई कहेगा सर मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी बन रही थी। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट सेम आए बट देखने में प्रॉपर्टी अलग अलग हो, तो वो हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया तो हम लोग इसके जो आंसर लिखेंगे वो आंसर हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि b इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे x सच डेट। ये तो आपको हमेशा लिखना है, x पहले लिखना है। ये 2 पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में बताया था, इसको सच डेट बोलते हैं, तो ये लिख दिया। और सच डेट के बाद x है क्या, तो x इज इक्वल टू, अब मुझे दिख रहा है ये 1 2 3 4 नंबर है, तो हम देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं n/n+1, और यहाँ लिख दिया हमने n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मतलब ये है कि अगर हम n को नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर हम 1 रखेंगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा, अगर नेचुरल नंबर 2 लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये अपने सारे आंसर मैच करेंगे, तो यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको नोट करते चलो। और साथ ही साथ जैसे अगर हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि थर्ड क्वेश्चन है h इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625 डैश डैश। कहा जाए इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा इसमें, इसको मैंने डैश डैश भी हटा दिया, केवल आपको ये 4 नंबर दे दिए। तो आप इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू x सच डेट। अब आप यहाँ देखो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, तो मुझे जो लग रहा है वो ये बन रहा है कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 पावर 2 है, ये 5 पावर 3 है, ये 5 पावर 4 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x सच डेट x इज इक्वल टू 5 पावर n, ठीक है। अब n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, बट इसमें लिमिटेशन है कि लास्ट नंबर 625 है। तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर कहाँ तक ले सकते हो, मैक्सिमम 4 तक ले सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये बाउंडेशन हो गई कि आप नेचुरल नंबर को 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो हमारे पास कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 4 तक हो जाएंगे। 1 2 3 4 आपके जो नेचुरल नंबर हैं वो यहाँ रखते जाओगे n की जगह पे, तो आपको यही आंसर मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से थोड़ा सा ध्यान दोगे कि सेट हमारे किस टाइप के नंबर्स का दे रखा है, हम आसानी से उसकी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, है ना। तो ये बात हो गई कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कि उसमें सबसे पहले बात यही होती है कि हमें क्वेश्चंस को या तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। तो अगली हेडिंग है इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है जो अब बताने जा रहे हैं, ये आपको याद होने चाहिए और बहुत पहले से आपको कुछ मालूम भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। ये पुरानी चीज़ें हैं कि हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट
सेट्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर में सबसे पहले हमारे जो सिंबल हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है i प्लस, या कहीं लिखा हुआ है आपको z प्लस, या कहीं लिखा हुआ है n। ठीक है, तो ये हमने तीन सिंबल यहाँ पे ले लिए, i प्लस, z प्लस या n। तो i प्लस का मतलब होता है सारे इंटीजर जो कि पॉजिटिव हों, z का मतलब भी इंटीजर होता है बट प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव वाले लेने, n मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो आपके आंसर इसके सेट कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। तो आपको ये दिख रहा है कि इन सेट्स को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। ये आपको जो सिंबल है ये याद रखने हैं कि आगे आप जब आप पहुंचोगे 11th के पोर्शन में अगले पार्ट में और 12th के पोर्शन में, तो ये सिंबल आपको ज़्यादातर आपको यही सिंबल यूज़ करने हैं। ये नहीं दिया होगा, आपको सिंबल दिए होंगे, तो सिंबल आपको पता होने चाहिए कि हम किस नंबर के सेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगला दे रखा होगा डब्लू मीन्स होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये आपके होल नंबर, डब्लू जो रहता है वो होल नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड रिजल्ट i माइनस और z माइनस। ठीक है, i माइनस और ये z माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब क्या बन गया कि इंटीजर्स होंगे बट वो कैसे होंगे, नेगेटिव। तो आप माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आओगे तो आपको मिलेगा -4 -3 -2 -1। ये आपके आंसर हो जाएंगे। या आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो कि आंसर इसके -1 -2 -3 से इन्फिनिटी तक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका i माइनस और z माइनस का सिंबल हो जाता है। इसी टाइप से अगर आपको कहीं दे रखा है ओनली इंटीजर, है ना, तो फोर्थ रिजल्ट होता है अगर कहीं i लिखा हुआ है तो i का मतलब होता है ओनली इंटीजर। इंटीजर में आपके पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है, तो 0 भी शामिल होगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ये पूरा पार्ट आएगा। तो जो i वर्ड यूज़ करते हैं या हम इसको बोलते हैं z वर्ड लिखा जाता है। तो i और z हम यूज़ करते हैं केवल इंटीजर के लिए। वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। तो इन पूरे सेट का जो कलेक्शन होता है वो हमारा i या z बोला जाता है। अब कई जगह पे सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग e का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ई का मतलब होता है इवन इंटीजर। ई मतलब हो जाता है यहाँ पे इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर आपके कौन कौन से होंगे इसमें, तो आप देखते हैं इसमें से जो नंबर इवन के होंगे वो लेते चलते हैं। जैसे आपने डेड डैश लिखा -4, फिर अगला आएगा -2, फिर 0, फिर +2 +4 और ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये आपका इवन इंटीजर के लिए हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ई प्लस, तो ई प्लस का मतलब हो गया आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर लेने हैं। अगर हम यहाँ लिख देते हैं ई माइनस, तो ई माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपको जो नेगेटिव सेट है वो लेना है, 0 उसमें नहीं लेंगे। तो आप ये याद रख लो यहाँ पे कि अगर हमें ई प्लस दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है लेकिन वो इवन में है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ई माइनस लिखा हुआ है तो मतलब आ गया कि आपके जो इंटीजर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे बट उसमें इवन के साथ नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के आपके ये दो सिंबल हो जाते हैं। इसी टाइप से ओ वर्ड यूज़ भी करते हैं कई बार। ओ मतलब होता है ऑड नंबर का सेट, है ना। तो ऑड नंबर वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो 5 3 1 -3 -5 -3 -1 1 3 5 डेड डैश, ये नंबर होते हैं। इसमें भी आपके दो पार्ट बनेंगे। अगर आपको लिखा हुआ है ओ प्लस लिखा है तो ओ प्लस का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको ऑड नंबर लेने हैं बट पॉजिटिव साइड के लेने हैं। अगर ओ माइनस लिखा हुआ है तो मतलब हो जाएगा कि आपको ऑड नंबर लेने हैं बट नेगेटिव साइड के लेने हैं, है ना। तो ये आप दो चीज़ें और ध्यान रखना, ओ प्लस और ओ माइनस के लिए। इसी टाइप से आपका एक सिंबल रहता है जो ज़्यादा काम का है, वो है क्यू। क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो आप ध्यान रखोगे Q हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो नंबर जो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा
क्यू बोला जाता है। अब आता है इसमें अगला सिंबल, अगला सिंबल है इसके बाद में टी। टी मतलब है इरेशनल के लिए, इरेशनल नंबर, है ना। तो टी हमारा बन जाएगा इसमें इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मतलब हो जाएगा कि जो नंबर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ना। इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट आता है वो आपका जो रहेगा वो रहता है आर। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर्स कितने होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये आपके रियल नंबर होते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखोगे। और लास्ट आपका एक सिंबल और है, उस सिंबल को बोलते हैं हम लोग सी। तो सी जो सिंबल होता है वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इमेजनरी फॉर्म में होते हैं। इसका एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप ये याद रखो कि कहीं सी लिखा है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है जैसे कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो आप देखोगे इसमें से x की वैल्यू नहीं निकलेगी, है ना। तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप केवल इतना याद रखो, c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजनरी पार्ट जिसमें कि आयोटा सिंबल होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये हमारे पास हो गया कि कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो हमें आपको सिंबल ज़्यादातर आपको दिए होंगे, उस सिंबल को यूज़ करके ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं, मतलब कितने तरीके के सेट हो सकते हैं। तो उनके लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हेडिंग डालो अब इसमें अगला, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में अलग अलग वैरायटी हैं सेट्स की और उनकी डेफिनेशंस हैं, उस पर बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट, इसमें सबसे पहला जो आता है वो है हमारा नल सेट। ठीक है, नल सेट या इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा नल सेट। ठीक है, नल सेट या इसको हम लोग बोलते हैं वाइड सेट। ठीक है, और या इसको हम कई बार अगर देखोगे एक दो बुक्स में तो एम्प्टी सेट भी लिखा होता है। एम्प्टी मतलब खाली, तो एम्प्टी सेट। अब आप ये देख रहे हो कि जो नाम है नल सेट, नल का मतलब हो गया कि कुछ भी ना हो उसमें, है ना। एम्प्टी मतलब खाली हो, है। अब खाली क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट। तो आप ये बोलते हो कि ऐसे सेट को हम लोग नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो जब किसी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं वो नल सेट है। और नल सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट इसका लिख लो तुम लोग कि नल सेट इज द सेट, अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, है ना। तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसके पास। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं या इसको हम लोग फाई लिखते हैं। तो आपको ये दो सिंबल याद रखने हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, या फिर हम लोग फाई सिंबल लगाते हैं। तो ये दो सिंबल जो होते हैं वो नल सेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दिया कि ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले ब्रैकेट को यूज़ करते हैं या ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टाइप ऑफ सेट में फर्स्ट पार्ट होता है ना। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल भी इसमें लेके चलते हैं आपको कि किस टाइप के सेट इसके आंसर आएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे अगर आपको दिया है a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x इज इवन नंबर, ये क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम में। अब पूछा जाए ये किस टाइप का सेट है, तो आप सबसे पहले जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ये बताओगे कि सॉल्व करने पर हमें जो मिल रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-3। तो अब आपसे यहाँ पे बोला गया कि आंसर हमारा आ रहा है +-3, बट इसने बोला है x इज इवन, तो आप लिखोगे ये इवन नहीं है, नॉट इवन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया a जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा, मतलब नल सेट है। तो आप इसको लिखोगे इट मीन्स a इक्वल टू 5 और कर्ली ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें आपकी कंडीशन दे रखी होगी, आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि जो आंसर आएगा वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग फाई या
कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये पहला पार्ट हमारा बनता है नल सेट। अब दूसरा इसके बाद आता है सिंगल टोन सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो, है ना, नाम से ही पता चल रहा है ना, सिंगल टोन, सिंगल मतलब एक एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट होता है उसको हम लोग सिंगल टोन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका अगर डेफिनेशन नोट करना चाहो तो आप लिख लो, अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम एक सेट लेते हैं A = और उसमें लिख देते हैं 6, तो आपको दिख रहा है कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, इट मीन्स दिस इज सिंगल टोन सेट। तो आप लिखोगे दिस इज सिंगल टोन सेट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। जैसे अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग कि A = x such that x इज नेचुरल नंबर n। ठीक है, एंड n जो होगा वो 14 और 12 के बीच में है। क्वेश्चन में बोला गया कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जो है वो 12 और 14 के बीच में है। तो आपको मालूम है 12 और 14 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा जो कि नेचुरल होगा, बाकी नंबर्स तो इनफाइनाइट होंगे, बट अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो केवल 13 आएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो उस आंसर के हिसाब से A = आएगा 13। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि इसके पास केवल एक एलिमेंट आ रहा है, देन दिस इज सिंगल टोन सेट, है ना। तो ये आसानी समझ आ गया होगा। सिंगल टोन सेट का मतलब हो गया जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो उसको हम लोग सिंगल टोन सेट बोलते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड हमारा फाइनाइट सेट। थर्ड है फाइनाइट सेट। इसमें भी आपको नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया कि ऐसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके बताया जा सकता है कि उस सेट के अंदर 10 एलिमेंट आ रहे हैं, 20 एलिमेंट आ रहे हैं, 15 एलिमेंट आ रहे हैं या 1 लाख एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें शुरुआत होने के बाद उसका एंड में भी कोई नंबर दिया हो, ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, ऐसा सेट जिसके पास में एंड में आपको एलिमेंट दे रखा हो। तो आप लिख सकते हो अ सेट विच हैज डेफिनेट एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलते हैं, मैंने आपको ये बता ही दिया कि इस वाले सेट में आपको फाइनाइट सेट में जो लास्ट नंबर होगा वहाँ पे आपको ख़त्म जरूर हो रही होगी सीरीज, एंड नंबर आपको ज़रूर दिया होगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग लेके चल रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये आपको A = एक सेट दे रखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि नेचुरल नंबर जो होंगे 1 से शुरू होंगे और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं, लेस देन 10 पे, मतलब 9 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि ये सेट 1 से शुरू हो रहा है और 9 पे ख़त्म हो रहा है, तो कुल मिला के इसके पास में 9 एलिमेंट होंगे, देन वी से इट इज़ फाइनाइट सेट, है ना। तो ये आपका थर्ड टाइप का पार्ट हो जाता है फाइनाइट सेट। इसके बाद में आता है, नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट। अगला जो आएगा वो हमारा फोर्थ रिजल्ट होगा इनफाइनाइट सेट। तो नाम से इसमें पता चल रहा है कि इस सेट में एंड नहीं पता होगा, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो ऐसा सेट जिसमें शुरुआत तो मालूम है लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है वो नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसका। तो इसमें डेफिनेशन में लिख देना, अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें एंड नंबर ना पता हो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल A = सेट ऑफ नेचुरल नंबर
अब बाउंडेशन नहीं दे रखी है तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होंगे, ख़त्म कहाँ पे होंगे, इनफाइनाइट पे। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए इज इक्वल टू जो आएगा 1 2 3 से लेके डेड डैश आएगा, पता नहीं ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो आप लिखोगे दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट, है ना। तो आपके ये कुल मिला के अभी तक 4 टाइप के रिजल्ट हो गए। अब इसके बाद 5th पॉइंट आता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें बोला गया डिसजॉइंट, मतलब ऐसा सेट जो आपस में ज्वाइंट ना हो सके। ज्वाइंट ना होने का मतलब हो गया कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। तो ऐसा सेट या ऐसे 2 सेट जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 सेट पता होने चाहिए, उनके लिए ही डिसजॉइंट सेट बनता है। तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल सकते हो कि 2 और मोर देन 2 सेट्स are said to be disjoint if there is no common element। ठीक है, 2 or more than 2 set are said to be disjoint if there is no common element in that set। ठीक है, एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको सेट ऑफ, सीधे लेके चलते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7, और B हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 4 6 8। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि A एंड B में कॉमन क्या है, तो आप देखोगे इसमें कॉमन कुछ ही नहीं है, 5 है। कॉमन क्या है, 5, कुछ नहीं कॉमन है। तो आप बोल सकते हो देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। ये जो आपका एग्जांपल है कि ए और बी, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके पास ऑड नंबर्स दे रखे हैं, इसके पास इवन नंबर हैं। अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो लिख दिया 5, देन वी से ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, है ना। तो ये हमारे 5th टाइप का सेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग पास आता है इक्विवेलेंट सेट। 6 है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि 2 सेट जो कि फाइनाइट हों, मतलब हमें पता होना चाहिए उनके पास कितने एलिमेंट हैं। अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, मतलब 2 सेट जो कि फाइनाइट होने चाहिए, पता होने चाहिए कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। अगर उनमें एलिमेंट्स की संख्या दोनों में बराबर दे रखी हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो आप इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट आप थोड़ा ये कॉपी में आप लिखोगे, नोट्स बनाने के लिए काम आते हैं। तो आप लिख दो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स में 2 फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if they have equal number of element, if they have equal number of element। मान लेते हैं हम लोगों ने let A and B are 2 set, then नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये एन ए का मतलब होता है कि ए के पास कितने एलिमेंट है उसको लिखते हैं एन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा से सुनना, लेट ए एंड बी आर 2 सेट इफ number of element of set A is equal to number of element of set B, then we say A and B are equivalent, then A and B are equivalent sets। ठीक है, तो n का मतलब होता है कि आपको ये बताना होगा उसके अंदर कितने नंबर हैं। जैसे अगर आप देखते हो A इक्वल टू यहाँ दिया है 1 3 5 7, अगर हम इसमें बताना चाहें कि Na कितना होगा तो आप बोलोगे 4 आएंगे, 4 नंबर एलिमेंट्स हैं। इसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन में Nb कितना है तो आप देख रहे हो 4 है। तो हम इस बोले में एग्जांपल में बोल सकते हैं कि यहाँ पर A और B हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ रहे हैं, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि आपको ये देखना होगा कि जो सेट आपको दे रखे हैं
उनके अंदर कितने कितने नंबर्स हैं। अगर आपके वो नंबर सेम है देन वी से बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने होते हैं तो उसके लिए हम सेट के जो भी सेट होगा उसके पहले n लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, नाम से आइडिया लग रहा है। इक्वल सेट्स का मतलब हो गया ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, साथ ही साथ वो एलिमेंट भी बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि एलिमेंट बार बार रिपीट कर दिए हों, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट। टू सेट्स विच हैव सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो आप जरा इसका स्टेटमेंट आप लिख लो अपनी कॉपी में। आप लिखोगे टू सेट्स A and B are said to be equal set if each element of set A is in B and each element of B is in A। और हम लोग इसको इक्वल सेट को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो सेट की बात करते हैं, आपको दे रखा है सेट्स A एंड B, अगर वो इक्वल होंगे तो A इक्वल टू B से ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास A इक्वल टू दिया हुआ है 2 और -2, ठीक है, और B सेट आपको दे रखा है x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपको दे रखे हैं। अब आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पे A और B इक्वल सेट हैं, तो आप ये कहोगे कि पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो। तो हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इसमें ए के पास जो आंसर है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन बी वाले पार्ट को सॉल्व करने पर हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, +-2। इससे इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर +2 और -2। तो आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट बी के पास है, देन वी से ए इक्वल टू बी, ये दोनों आपके इक्वल सेट हो जाएंगे यहाँ पे। ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम इसमें, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि a इक्वल टू हमें दिया है 1 3 5 और b इक्वल टू दे रखा है 1 1 3 5 5 5। अब पूछा जाए क्या a और b यहाँ पे सेम इक्वल सेट है, तो आप बोलोगे हाँ a और b इक्वल है। रीज़न ये है कि जो एलिमेंट a के पास हैं वही सेम एलिमेंट b के पास भी हैं, बट वो ज़्यादा बार लिखे गए हैं, तो हमें वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि a और b बोथ हैव सेम एलिमेंट, दैट इज़ a 1 2 3। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 3 और 5 ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो a के पास भी हैं और b के पास भी हैं, तो ऐसे हम सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें कहीं पे? इसको आप आराम से देख लो, समझ लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुल मिला के अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किए, ये हमारे 7 टाइप्स के सेट हैं। तो 7 टाइप के सेट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि यही सेट्स आपके टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं। आप जब एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज करोगे तो आप ये देखोगे स्टार्टिंग की जो 2 एक्सरसाइजेज दे रखी हैं वो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, उनको हम लोग ट्राई करना और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग बात करेंगे सबसेट वगैरह के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे।